प्लीज आप लोग स्टेज पे आइए और हमारे बायो टीचर, थैंक यू। Hello, what to speak? Hello everyone, myself Ajay Chowdhury, welcome to the podcast. मैंने रिसेंटली अपनी 10th कंप्लीट की है। मैंने 3 साल जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ी थी। कॉन्सेप्ट क्लासेस में मेरे सीनियर थे, प्लेसमेंट करवाई थी, उनका भी जेईई में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि अपने बारे में थोड़ा बताएं। तो myself, मैं 10th क्लास में हूँ, और मैं ये क्लास में आ गई। तो आप अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रेष्ठ अग्रवाल। मेरी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1609 आई है और जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 585 आई है। और मैं 9th 10th क्लास में कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ा था और उसके बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि आप सिर्फ साथी में रह के पढ़ाई की और लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई कैसे किया? हाँ, तो मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी 10th के बाद ही। 10th में मैंने जेई के लिए कुछ मतलब स्पेशली अलग से नहीं पढ़ा था कि उसी के करिकुलम का पढ़ रहा हूँ। तो 11th में मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया था, जो 11th क्लास का आता है, और उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें मतलब टीचर्स ने सबसे पहले हम लोग को बताया कि क्लासेस फॉलो करने हैं, फिर उसके नोट्स बनाने हैं, फिर क्वेश्चंस करने हैं। तो वो बेसिक सी चीज़ें थी बहुत, और उसको फॉलो किया स्टार्टिंग में। फिर पीडब्ल्यू ने एक टॉपर बैच बनाया, उसके लिए उन लोगों ने टेस्ट के मार्क्स देखे सबके और इंटरव्यूज किए, तो मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया पहले। तो पीडब्ल्यू में क्या होता था कि जो टॉपर बैच की रिकॉर्डिंग होती थी क्लास की, वो सबको प्रोवाइड की जाती थी। तो मैंने फिर उस टॉपर बैच की रिकॉर्डिंग से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मतलब मैं पढ़ता गया, ठीक ठाक नंबर आते रहे टेस्ट में। उसके बाद पीडब्ल्यू ने मुझे सिलेक्ट किया टॉपर बैच के लिए, और 11th क्लास नॉर्मल बैच से मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद 12th क्लास में टॉपर बैच में सिलेक्शन हो गया। तो आपने ये डाउट के लिए कोई अलग टेस्ट किया था? हाँ, डाउट्स के लिए पीडब्ल्यू का एक प्रोग्राम आता है, साथी प्रोग्राम। उसमें मतलब हमें हर सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स मिलते हैं, और हम कभी भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे लाइव लाइव जूम पे मतलब अपने डाउट्स पूछ सकते हैं उनको, मतलब उसमें क्लियर हो जाते हैं। तो इस जर्नी के दौरान आपको किस किस टीचर ने पढ़ाया बता सकते? हाँ, स्टार्टिंग में मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे सलीम सर, केमिस्ट्री पढ़ाते थे रोहित अग्रवाल सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, राहुल डूडी सर इनऑर्गेनिक, और शिवम मिश्रा सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मैथ्स में मुझे तरुण खंडेलवाल सर पढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो टॉपर बैच आया था उसमें दूसरे टीचर्स थे, तो फिजिक्स के लिए शिवेंदु सर थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम रोहित अग्रवाल सर थे, फिजिकल केमिस्ट्री में गोपाल चतुर्वेदी सर थे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमिताभ शर्मा सर थे। मैथ्स में सुदर्शन बैरागी सर थे। तो आपने कोई और बुक पढ़ाई थी इसमें या फिर कोचिंग की और बॉडी? मेन जो मेरा मटेरियल रहता था, जो मैं सॉल्व करूंगा, वो रहता था कि पहले क्लास के बाद उसके नोट्स को रिवाइज करूंगा, फिर डीपीपीस करूंगा, फिर कोचिंग के मॉड्यूल्स करूंगा। अब ये खत्म होने के बाद मैं कुछ बुक्स कभी कभी करता था जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं। जैसे कि फिजिक्स में हम लोग को हमारे टीचर्स ने बताई थी कि एच.सी. वर्मा और आई.ई. रोडोव, ये दोनों करनी है। तो एच.सी. वर्मा तो सिलेबस के साथ साथ करता रहा, इरोडोव को इतना साथ में नहीं कर पाया। तो जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद लास्ट के टाइम में इरोडोव कर ली। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में मैंने कोई खास ज्यादा बुक फॉलो की नहीं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी थोड़ी सी फॉलो की थी, मतलब उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी। और मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एसएल लोनी लगाई थी। उसके अलावा ब्लैक बुक से भी कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, उसमें अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए। और कैलकुलस में जीएन बर्मन एक बुक आती है, वो यूज की थी। बस यही था। क्या आपने कभी ये सोच कर डिमोटिवेटेड फील है जो आपके बाकी कंपेटिटर ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हैं? हाँ, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि मतलब सब लोग मेरे जो है दोस्त वो कोटा चले गए या अलग अलग सिटीज में चले गए पढ़ने, और मैं मतलब ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी रह जाएगी या मतलब उनसे पीछे रह जाऊंगा। तो वो सब थॉट्स आते थे शुरू में, लेकिन फिर उनको इग्नोर किया और फिर पढ़ता गया, क्योंकि ये सब अगर आप सोचोगे तो इससे मतलब कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला है। आप ऑनलाइन सिस्टम में ट्रस्ट कर सकते हैं और इससे आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। और जो लोग
ऑफलाइन क्लासेस भी रहते हैं, उनका भी मतलब जरूरी नहीं है रिजल्ट आपसे अच्छा ही आएगा, बस आपकी मेहनत पे बेस्ड है वो कि आप कैसे कर रहे हैं चीजों को। क्या आपको 11th क्लास में टीचर हैं जिन्होंने अपनी तैयारी 9th क्लास से पहले से कर ली? हाँ, ऐसा भी मुझे लगता था कि मेरे बैच में भी, जैसे ऑनलाइन बैच में भी बहुत सारे लोग आ जाते थे कि वो 9 से या 10 से पढ़े हुए हैं, तो वो कोई कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी कैच कर ले रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी दे रहे हैं। तो उस टाइम पे डिमोटिवेटेड तो फील होता था, लेकिन फिर मैं सोचता था कि मतलब ठीक है, इन लोग को जितना मतलब ये लोग कर सकते हैं वो कर लेंगे, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। मुझे जो टीचर पढ़ा तो मुझे बेसिक से ही रहा है, तो मैं उसको समझ के और उसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ, बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। तो उस चीज को मतलब वो सब ओवर थिंकिंग है आपकी, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऑफलाइन जा रहा है, कोई पहले से पढ़ के बैठा है, तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप बस अपनी प्रिपरेशन पर आए। काफी लोग जो होते हैं वो रात को देर तक पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं, तो आप किस समय पढ़ते हैं? मेरा दोनों के थोड़ा बीच वाला टाइम था, जैसे रात को 12 बजे के आसपास मैं सो जाता था लगभग, और उसके बाद सुबह 7 बजे उठ के 7:30 या 8 बजे तक नॉर्मली पढ़ाई शुरू कर देता था। तो आप कभी इस जर्नी के दौरान डिप्रेस फील किया है आपने? हाँ, एक फेज आया था 11th क्लास के एंड में और 12th क्लास के बीच में भी, मतलब जब मुझे लग रहा था कि ये बहुत सारा सिलेबस हो गया है और मुझे चीज़ें याद नहीं है, मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा था उस टाइम पे। तो फिर तब मैंने क्या किया कि टीचर जो कहते हैं, मतलब टीचर्स मान मान लीजिए 100 क्वेश्चंस का होमवर्क दे रहे हैं, तो मुझे 100 नहीं हो रहे तो मैं 60 कर रहा, 70 कर रहा, जितने हो रहे कर रहा है। ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन बिल्कुल ही छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ के कुछ और ही करने लगा, उससे आप बिल्कुल ट्रैक से हट जाएंगे। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। कितना भी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपको पॉजिटिविटी चाहिए हो, तो पढ़ाई से आप कनेक्टेड रहिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ी सी और चीजें कर लीजिए रिफ्लेक्शन वाली, जैसे आप किसी को जो भी पसंद हो, आपकी जो हॉबीज हो, आपको कोई स्पोर्ट खेलना हो, वो आप कर सकते हैं जब आप ऐसे डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल ही कट नहीं हो जाना है अपन को। क्या आप इस जर्नी के दौरान डिस्ट्रैक्ट हुए? हाँ, ऑनलाइन में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस रहता है, आप फ़ोन में बैठ के गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो उसमें यह है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ों पे तो आप मैनुअली कंट्रोल सेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो प्रिपरेशन के टाइम आप ये सब हटा सकते हैं, सारे सोशल मीडिया ऐप्स। उसके अलावा जो ऐप्स हैं, जैसे यूट्यूब है, मैं यूट्यूब देखता था, उसमें आप कुछ सेटिंग्स ऐसी कर सकते हैं जिससे आपको वीडियो के रिकमेंडेशंस कम आए। ऐप को आप डिसेबल करके वेबसाइट से आप काम की चीजें देख सकते हैं। तो कंट्रोल तो किया जा सकता है, ये बस खुद की विल पावर होनी चाहिए। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट तो मतलब टॉपिक, जब कोई अच्छा टॉपिक चल रहा हो किसी में, वो फेवरेट बन जाता था। ऐसा कोई खास फेवरेट नहीं रहा है, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चला हूँ काफी, तो इंटरेस्ट भी तीनों में लगभग बराबर ही आता था। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आया आपकी जेईई एडवांस? जेई एडवांस में सबसे ज्यादा फिजिक्स में आए हैं, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री। बल्कि केमिस्ट्री तो मैं एग्जाम के पहले थोड़ा ज्यादा ही पढ़ने लगा था, क्योंकि उसमें कुछ याद करने वाली चीजें थी, लेकिन फिर भी एडवांस में सबसे कम रह गए। क्या आपने किसी 11th के दौरान ऐसे किसी को फॉलो किया है जो आपको काफी अच्छी लगी? हाँ, एग्जैक्टली फॉलो तो नहीं किया है, मतलब मेन फोकस तो पढ़ाई पे ही रहता था हमेशा, लेकिन कभी जैसे बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, 2-3 महीने से, और बहुत ज्यादा मेंटली सैचुरेटेड हो चुका हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ बाहर क्रिकेट खेल लेना या कोई और स्पोर्ट्स खेल लेना या कहीं थोड़ा सा घूम के आ जाना, इससे रिफ्रेश हो जाता था। लेकिन इस चीज को मतलब ऐसा नहीं कि आप रोज कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपकी पढ़ाई हैम्पर होगी, तो इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फॉलो कर सकते हैं। क्या आपकी जर्नी के दौरान काफी बैकलॉग बने? हाँ, बैकलॉग कई बार बन जाते थे, जैसे घर में किसी की शादी हो या किसी इवेंट में जाना हुआ, और कभी कभी ऐसा कंडीशन होती थी मतलब कि जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, तब बैकलॉग्स बन जाते थे। तो उससे डील करने का तरीका यही है कि अगर आपका सेम चैप्टर में बैकलॉग बना है, जो चैप्टर आपका चल रहा है उसी में आपका बैकलॉग है, तो आपको पहले बैकलॉग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि आपका चैप्टर चेंज हो गया, एक चैप्टर में आपका बैकलॉग है और क्लास में दूसरा चल रहा है, तो आपका मेन फोकस उस पर होना चाहिए जो आपका ऑनगोइंग सिलेबस चल रहा है। क्योंकि अगर आप ऑनगोइंग सिलेबस को छोड़ के बैकलॉग से पीछे गए, तो आपका और ज्यादा वो बिल्ड होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको बाद में रियलाइज होगा कि बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है, आप इससे कैसे डील करें। उस टाइम पे मतलब डिमोटिवेशन भी आएगा और प्रिपरेशन बहुत ट्रैक से हट जाएगी। इसलिए आपको मेन फोकस हमेशा उसी पे रखना है जो आपका ऑनगोइंग क्लास में चल रहा है, और अगर जो आपका चल रहा है उसको प्रीवियस चैप्टर की जरूरत है, वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि इस चैप्टर के लिए प्री रिक्विजिट्स ये सब है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके
उसके लेक्चर्स देख के उसको कवर कर सकते हैं। और बाकी साथ में ऑनगोइंग सिलेबस जैसा आपका हो गया तो आप दिन में आधा 1 घंटा निकाल के पुराने जो बैकलॉग्स हैं उसको कवर करने में दे सकते हैं। आपके टेस्ट में कैसे मार्क्स आते हैं? टेस्ट में मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है टेस्ट बहुत टफ आ गया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट तो ठीक आया लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा बिगड़ गया टेस्ट देते टाइम पे, तो एक नंबर तो मतलब बहुत कम भी हो जाते थे, कभी कभी ठीक ठाक आते थे। तो टेस्ट के बाद जरूरी है कि आप टेस्ट का एनालिसिस करें, क्योंकि टेस्ट का सारा जो फायदा है आपको तभी मिलेगा जब आप टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे आपका टेस्ट हुआ और अगले दिन या 2-3 दिन बाद रिजल्ट आ गया, तो उसमें लिख के आ रहा है कि आपने कौन से क्वेश्चन सही किए, कौन से गलत किए। तो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हो और जिन क्वेश्चंस में आपने मतलब अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया हो, उसको आपको रिविजिट करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और ये सोचना है। और मैं लिख के करता था इन सब चीजों को। एक आप रजिस्टर बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि ये टेस्ट है, इसमें मैंने ये क्वेश्चन गलत किया, उसका रीजन लिखिए साफ साफ कि मुझे हो सकता है फॉर्मूला इसका याद नहीं था, या इसका कॉन्सेप्ट याद था, एप्लीकेशन में गलत कर दिया, या इसमें मैं कंफ्यूज हो गया। तो ऐसा आप एनालिसिस करें और उस क्वेश्चन को सीखें। मतलब ऐसे नहीं उस क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन देख लिया ठीक है, आप उस क्वेश्चन को देखें और सोचें कि इसमें क्या हो सकता है, पूरा थॉट प्रोसेस बिल्ड करें। और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसका फर्स्ट स्टेप देखें, पूरा सोल्यूशन नहीं देखें। फर्स्ट स्टेप देख के आपने सोचा कि हाँ ठीक है इन लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा क्यों किया होगा, और फिर अगला स्टेप देखें, ऐसे कर करके सॉल्व करें। इससे आपका यह है कि टेस्ट देने से, आपने टेस्ट तो दे दिया, एनालिसिस करने से आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला और आपके जो 3 घंटे आपने टेस्ट में दिए थे वो बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएंगे आगे के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आपकी टेस्ट में कभी-कभार बहुत ही कम नंबर आते हैं, तो क्या वो देखकर डिमोटिवेटेड? हाँ, कभी कभी तो बहुत ज्यादा कम नंबर आ जाते थे, तो उससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी होता था। लेकिन तब भी यही करता था कि कम नंबर आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा ही होगा, या तो फिर पेपर बहुत एक्सट्रीम लेवल टफ आया है, या तो फिर मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर आया हूँ। तो उसको एनालाइज करता था कि अगर टफ वाला भी आया तो टफ क्वेश्चंस को मैं डील कैसे करूंगा, ये चीज सीखता था उससे। और कभी मान लो आसान पेपर में कम नंबर आते हैं तो ये सीखता था उससे कि सिली मिस्टेक्स मैंने किए हैं तो इसको कम कैसे करना है, इतनी सारी सिली मिस्टेक्स की हैं तो अगले टेस्ट में जाने से पहले मैं अपने दिमाग को कहता था कि मतलब पिछली बार कैलकुलेशन मिस्टेक करके आया हूँ या क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक कर दी, तो वो सब चीजें याद करके जाता था कि हाँ इस बार मैं नहीं करूंगा, और उससे कम होती भी है कभी कभी। जैसे 10th से 11th में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा जंप आता है, तो आपने उस जंप को कैसे हैंडल किया? हाँ, 10th से 11th में आप जाएंगे जब तो बहुत ज्यादा एक गैप आता है। तो अगर आप 9th-10th में जो लॉजिकल चीजें हैं, जैसे कि आप मैथ्स में और स्पेशली कंप्यूटर साइंस में जो कोडिंग वाला पार्ट है, अगर वो आप बहुत अच्छे से अपने अपना दिमाग लगा के पूरा पूरा थॉट प्रोसेस बिल्ड करके करते हैं, जैसे कि ड्राई रन आपने किया तो उसमें आप पूरा सोचते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में क्या चल रहा होगा और कैसे हो रहा होगा, वैसे अगर आप थॉट प्रोसेस अपना बिल्ड कर लिए तो 10th से 11th का गैप जो है आपके लिए बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा। और बाकी जो जितना बचेगा बाकी वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के कवर करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से ओवरऑल ऑनलाइन कोचिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? ऑनलाइन कोचिंग में दोनों आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स मिलेंगे। मेरिट्स ये रहेंगे कि आप सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स के सुपरविजन के अंडर ही हैं। जैसे आप कहीं दूसरी सिटी में पढ़ने जाते हैं तो पेरेंट्स को भी हमेशा एक टेंशन रहती है कि वहां पे उसे कैसा खाना मिल रहा होगा, किस तरीके से रह रहा होगा, कोई उसे मेंटली कुछ परेशान तो नहीं है, तो ये बहुत फायदा रहता है। और ये रहता है आपको घर का खाना ही मिलता है, घर पे पूरा जो केयर रहती है वो मिलती है, उससे आप हेल्दी भी रहते हैं। जिस बाहर जो लोग जाते हैं नॉर्मली पहले कुछ टाइम बीमार पड़ जाते हैं, ये एक फायदा रहता है। दूसरा ये आपका टाइम और मनी बहुत सारा बचता है। टाइम मतलब ये है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप हॉस्टल से वहाँ कोचिंग तक जा रहे हैं, या कोचिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो आप बैठे हुए हैं वहाँ पे। ऑनलाइन क्लास में आपका ये सारा टाइम बच जाता है। और फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मेरा 2 साल में लगभग 15,000 रुपए ही खर्च हुआ है सिर्फ। और जबकि अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाएं तो वहाँ पे कोचिंग वालों की फीस ही इतनी ज्यादा रहती है, और फिर उसके बाद आपको अकोमोडेशन और मेस का भी देखना होगा, ये फायदे रहते हैं। और डीमेरिट्स में ये है कि ऑनलाइन क्लास में एक आपको डिसिप्लिन खुद से रखना होगा। ऑफलाइन क्लास में भले ही आपको खुद से रखना होगा, लेकिन एक टीचर्स रहते हैं वहाँ पे, ऑफलाइन क्लास रहती है, दूसरे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो एक वो आता है कि हाँ मुझे भी जाना है। ऑनलाइन क्लास में आप अपनी टेबल पे बैठ के लैपटॉप में आप गेम्स खेल रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस चीज में आपको अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली रोज टाइम पे क्लास लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डीमेरिट है। और इसके अलावा जैसे कोई
फैमिली में फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है आपको जाना ही पड़ेगा, तो उस चक्कर में आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, फिर उससे डील करना पड़ता है। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ, इवेंट्स में जाने से कभी कभी आपका मूड फ्रेश हो जाता है, वो थोड़ा एडवांटेज भी आपको दे देता है। तो दोनों चीजें हैं, अगर आप डीमेरिट्स पे कंट्रोल कर लें, जो कि आप कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फायदा मिल जाएगा। ऐसे आपके कोई फ्रेंड थे ऐसे आपके कोई फ्रेंड थे जो ऑनलाइन क्लास से ही सेलेक्ट हुए हैं? हाँ, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे अलग अलग स्टेट से फ्रेंड बने थे, गुजरात से, पंजाब से, असम से, वेस्ट बंगाल से। तो उनकी अंडर 500 रैंक भी आई है, मतलब 200 300 ऐसी रैंक्स भी आई हैं जो मेरे साथ मेरे बैच में ऑनलाइन ही पढ़ते थे। और जैसे एक है स्पर्श पटेल, उसकी 283 रैंक आई है, वो गुजरात से है। और एक है हर्षल गर्ग, वो पंजाब से है, उसकी 336 रैंक आई है। एक नितिन चौधरी, वो यूपी से ही है, उसकी भी 450 कुछ रैंक आई है। एक यशवर्धन है, वो असम से है, उसकी भी 470 कुछ रैंक आई है। तो ऑनलाइन वो मेरे साथ ही पढ़े, हम लोग एक साथ ही पढ़ा करते थे। आपकी 12th में कितनी परसेंटेज? 12th में मेरी आई थी सीबीएसई बोर्ड में 94.6%। मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे आपके साथ में क्या करना चाहिए? अगर अभी आप क्लास 9 10th में है, तो जो आपके साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। मतलब इसमें जो लॉजिकल वाला पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट है इसका, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और खुद से उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जो आपके क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें आप उसको खुद से अप्लाई करें। आप अगर ऐसा करेंगे कि टीचर ने आपको कुछ दिया, आपने उसको एज इट इज याद कर लिया या छाप लिया, तो उससे आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, और आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट से पूरा ध्यान लगाएं और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। मेरा क्लास 9 10th में हमें साइंस और मैथ्स कैसे पढ़नी चाहिए, वो फर्दर आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, तो आप लोगों को साइंस और मैथ्स में ऐसा नहीं करना है। वही मैं फिर से वही बात कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने टीचर को देखा, टीचर ने जो पढ़ाया मैं वैसे ही कर ले रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैसे नहीं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेप्थ में समझते हैं, उसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करेगा। और इससे आपको 11th 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, एक तो आपका ये रहेगा कि जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक, वो आपको पूरी हो जाएंगी, जो उसके पहले कॉन्सेप्ट रहते हैं वो पढ़ने रहते हैं। और आपके ब्रेन भी थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग के लिए रेडी होगा, जो जेई में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो आप क्लास 10th में कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं? क्लास 10th में सेल्फ स्टडी जैसे ऑनगोइंग सिलेबस के टाइम तो 2 घंटे 3 घंटे कर सकते हैं, कभी हॉलीडेज हुई तो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। और जब लास्ट का टाइम आता है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप रिवीजन कर रहे हो, तब आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। 4 घंटे 6 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। और 6 घंटे मतलब एक सफिशिएंट टाइम है अगर क्लास 10th में आपको अच्छा स्कोर करना है। जब आप क्लास 10 में थे तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग जा रहे थे? क्लास 10th में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लासेस जाता था। वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस ये पढ़ता था। जैसे मैं अभी क्लास 10 में कंप्यूटर ले रहा हूँ, तो कंप्यूटर क्या जेईई के एग्जाम में 10th को होती है? हाँ, कंप्यूटर साइंस जो है जेईई के एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आती है, वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस पहले से पढ़ के रखते हैं क्लास 9 और 10th में, उससे आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होता है लॉजिकल थिंकिंग के लिए। एक थॉट प्रोसेस होता है, जैसे कंप्यूटर में आपको कोई एक प्रोग्राम बनाना होगा और आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी कि हमें ऐसा कुछ करना है। उसके लिए आप पूरा सोचेंगे कि मेरे प्रोग्राम का फ्लो कैसा होगा, फिर आप उसके लिए कोड लिखेंगे। तो इस प्रोसेस में आपका ये होगा कि आपका एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा, जो आपके जेईई में बहुत काम आएगा। और फिर आप जैसे ड्राई रन करते हैं प्रोग्राम्स को, उसमें आप और डेप्थ में सोचते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्या चल रहा होगा, मैंने ये कोड लिखा है, ये लाइन से मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होगा, और अगर मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए तो इसको चेंज करना चाहिए इस लाइन को या कुछ ऐसे। जब आप सोचते हैं तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है, और वो आपको जेईई के सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आप क्लास 10 में एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते थे क्या? हाँ, क्लास 10th में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स आपको जो पसंद हो वो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डिबेट्स वगैरह में पार्ट लेना और पब्लिक स्पीकिंग करना, मतलब जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। और मैंने एक क्लास 10th में दूसरी कोचिंग ज्वाइन की थी, वहाँ पे थोड़ा ड्रोन बनाना सिखाते थे और रोबोटिक्स के बारे में सिखाते थे, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो भी ज्वाइन की थी।
तो इन सब चीज़ों से मतलब काफ़ी सही रहता है। आपने क्या क्लास 11 में कंप्यूटर लिए थे? हाँ 11th में मैं कंप्यूटर लिए हुए था क्योंकि 9th-10th में मैंने जावा पढ़ी थी और वो बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो 11th-12th में पाइथन आती है, लेकिन बस आपको सिंटेक्स पढ़ना है, लॉजिक पूरा सेम रहता है। और 11th क्लास का तो स्पेशली बहुत ही आसानी से निकल जाता है। 12th के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बाकी मैंने कंप्यूटर ही ली थी। तो क्या मुझे भी क्लास 11 में जाके कंप्यूटर लेनी चाहिए? ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने 9th-10th में कंप्यूटर अच्छे से पढ़ी हुई है, आपको समझ आती है, आपको स्पेशली इंटरेस्ट है उसमें, तो आप ले लें। क्योंकि अगर आपके पास 2 चॉइसेस रहते हैं, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, तो अगर आप सीएस लेते हैं उसमें तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो टाइम वर्थ इट रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है और मुझे अपना टाइम बचा के कोर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में देना है, तो आप फिजिकल ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन। उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Thank you and best of luck for your further studies. थैंक यू। तो मेरी बेस्ट ऑफ लक।